पूर्वार्ध में जब हिंदी में काम करने की तकनीकी सुविधाएं नहीं थी, कफन का जो है सारांश प्रस्तुत करना चाह रहे हैं। तो कफन प्रेमचंद द्वारा रचित कथा संग्रह है। इसमें प्रेमचंद की अंतिम कहानी कफन के साथ अन्य 13 कहानियां संकलित हैं। पुस्तक में शामिल प्रत्येक कहानी मानव मन के अनेक दृश्यों, चेतना के अनेक छोरों, सामाजिक कुरीतियों तथा आर्थिक उत्पीड़न के विविध आयामों को संपूर्ण कलात्मक के साथ अनावृत करती है। कफन कहानी प्रेमचंद की अन्य कहानियों से एकदम भिन्न है। उनके कहानी संसार से इसका संसार सर्वथा निस्संग है, इसलिए उनकी कहानियों से परिचित लोगों के लिए यह अनुभूत पहेली हो जाती है। प्रेमचंद के संबंध में बनी हुई पूर्ववर्ती धारणा के आहे प्रश्न चिन्ह लगा देती है। यह मूल्यों के खंडर की कहानी है। आधुनिकता के सारे मुद्दे इसमें मिल जाते हैं। यह तो आधुनिकता बोध की पहली कहानी है। यही कारण है कि कुछ विद्वान इसे प्रगतिवादी कहते हैं। तो डॉक्टर इंद्रनाथ बदान का कहना है कि कहानी जिस सत्य को उजागर करती है वह जीवन के तथ्य से मेल नहीं खाता। कफन प्रेमचंद जी की कहानी के उस बिंदु से जुड़ी हुई कहानी है जिसके आगे कोई बिंदु नहीं होता। डॉक्टर बच्चन सिंह के मतानुसार यह उनके जीवन का ही कफन नहीं सिद्ध हुई, बल्कि उनके संचित आदर्शों, मूल्यों, आस्थाओं और विश्वासों का भी कफन सिद्ध हुई। जबकि डॉक्टर परमानंद श्रीवास्तव का कहना है कि कफन हिंदी की सर्वप्रथम नई कहानी है। वह पूर्णतः आधुनिक है, क्योंकि उसमें न तो प्रेमचंद का जाना पहचाना आदर्शोन्मुख यथार्थवाद है और न कथानक संबंधी पूर्ववर्ती धारणा है, न गढ़े गढ़ाए इंस्ट्रूमेंटल जैसे पात्र हैं, न कोई परिणति, न चरम सीमा, न छिछली भावुकता और अतिरंजना, और न कोई सीधा संप्रेष्ट वस्तु। वह लेखक के बदले हुए दृष्टिकोण और कहानी की बदली हुई संरचना का ठोस उदाहरण है। आइए इस कहानी का आरंभ करते हैं। इसका प्रारंभ इस प्रकार होता है कि झोपड़े के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे हुए हैं और अंदर बेटे की जवान बीवी बुधिया प्रसव वेदना से पछाड़ खा रही थी। रह रहकर उसके मुंह से ऐसी दिल हिला देने वाली आवाज़ निकलती थी कि दोनों कलेजा थाम लेते थे। जाड़ों की रात थी, प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई, सारा गांव अंधकार में लय हो गया था। जब निसंग भाव से कहता है कि वह बचेगी नहीं, तो माधव चिढ़कर उत्तर देता है कि मरना है तो जल्दी ही क्यों नहीं मर जाती। देख कर वह भी क्या कर लेगा। लगता है जैसे कहानी के प्रारंभ में ही बड़े सांकेतिक ढंग से प्रेमचंद जी इशारा कर रहे हैं और भाव का अंधकार में लय हो जाना मानो पूंजीवादी व्यवस्था का ही प्रगाढ़ होता हुआ अंधेरा है, जो सारे मानवीय मूल्यों, सद्भाव और आत्मीयता को रौंदता हुआ निर्मम भाव से बढ़ता जा रहा है। इस औरत ने घर को एक व्यवस्था दी थी। पिसाई करके या घास छीलकर वह इन दोनों बगैरतों का 2 जग भरती रही है और आज ये दोनों इंतजार में है कि वह मर जाए तो आराम से सोएं। आकाश पृथ्वी पर जिंदा रहने वाले बाप बेटे के लिए भुने हुए आलुओं की कीमत उस मरती हुई औरत से ज़्यादा है। उनमें कोई भी इस डर से उसे देखने नहीं जाना चाहता कि उसके जाने पर दूसरा आदमी सारे आलू खा जाएगा। हलक और आलू जल जाने की चिंता किए बिना जिस तेजी से वे गर्म आलू खा रहे हैं, उससे उनकी मारक गरीबी का अनुमान सहज ही हो जाता है। यह विसंगति कहानी की संपूर्ण रचना के साथ विडंबनात्मक ढंग से जुड़ी हुई है। घीसे को 20 साल पहले हुई ठाकुर की बारात याद आती है। चटनी, रायता, 3 तरह के सूखे साग, एक रसेदार तरकारी, दही, चटनी, मिठाई। अब क्या बताऊं कि उस भोज में क्या स्वाद मिला। लोगों ने ऐसा खाया कि किसी से पानी न पिया गया। यह वर्णन अपने ब्यौरे में काफ़ी आकर्षक ही नहीं, बल्कि भोजन के प्रति पाठकीय संवेदना को धारदार बना देता है। इसके बाद प्रेमचंद लिखते हैं, और बुधिया अभी कराह रही थी। इस प्रकार ठाकुर की बारात का वर्णन अमानवीयता को ठोस बनाने में पूरी सहायता करता है। कफन एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था की कहानी है जो श्रम के प्रति आदमी में हतोत्साह पैदा करती है, क्योंकि उस श्रम की कोई सार्थकता उसे नहीं दिखाई देती है। क्योंकि जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत उनकी हालत से बहुत कुछ अच्छी नहीं थी, और किसानों के मुकाबले वे लोग जो किसानों की दुर्बलताओं से लाभ उठाना जानते थे कहीं ज़्यादा संपन्न थे, वहाँ इस तरह की मनोवृत्ति का पैदा हो जाना कोई अचरज की बात न थी।
फिर भी उसे तकसीम तो ठीक थी कि अगर वह फटेल हाल है तो कम से कम उसे किसानों की सी जी तोड़ मेहनत तो नहीं करनी पड़ती। उसकी सरलता और निरीहता से दूसरे लोग बेजा फायदा तो नहीं उठाते। 20 साल तक यह व्यवस्था आदमी को भर पेट भोजन के बिना रखती है। इसलिए आवश्यक नहीं कि अपने परिवार के ही एक सदस्य के मरने जीने से ज़्यादा चिंता उन्हें अपने पेट भरने की होती है। औरत के मर जाने पर कफन का चंदा हाथ में आने पर उनकी नीयत बदलने लगती है। हल्के से कफन की बात पर दोनों एकमत हो जाते हैं कि लाश उठते उठते रात हो जाएगी। रात को कफन कौन देखता है? कफन लाश के साथ जल ही तो जाता है। और फिर उस हल्के कफन को लिए बिना ही ये लोग उस कफन के चंदे के पैसे को शराब, पूड़ियों, चटनी, अचार और कलेजियों पर खर्च कर देते हैं। अपने भोजन की तृप्ति से ही दोनों बुधिया की सदगति की कल्पना कर लेते हैं। हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो क्या उसे सुख नहीं मिलेगा? जरूर से जरूर मिलेगा। भगवान तुम अंतर्यामी हो, उसे बैकुंठ ले जाना। अपनी आत्मा की प्रसन्नता पहले जरूरी है। संसार और भगवान की प्रसन्नता की कोई ज़रूरत है भी तो बाद में। अपनी उम्र के अनुरूप खीसू ज़्यादा समझदार है। उसे मालूम है कि लोग कफन की व्यवस्था करेंगे, भले ही इस बार रुपया उनके हाथ में न आवे। नशे की हालत में माधव जब पत्नी के अथाह दुख भोगने की सोचकर रोने लगता है तो घीसू उसे चुप कराता है। हमारे परंपरागत ज्ञान के सहारे की मरकर वह मुक्त हो गई है और इस जंजाल से छूट गई है। नशे में नाचते गाते उछलते कूदते सभी ओर से बेखबर और मदमस्त वे वहीं गिरकर ढेर हो जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत सुंदर वर्णन आपने किया है। प्रेमचंद की तो हर